छात्रों, आज हम लोग नवम अध्याय पढ़ने वाले हैं। इसका शीर्षक दिया गया है पंचमी विभक्ति आपादान कारक। तो आइए इसका जो पाठ परिचय दिया गया है इसे पढ़ते हैं। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से अलग होती हो तो जिस वस्तु से अलगाव हो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसे सीधे शब्दों में जाने तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती हो तो जिस वस्तु से अलग हो रहा हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसे ही आपादान कारक कहा जाता है। जैसे मैं घर से आ रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ मैं घर से, तो घर है जो अपनी जगह पे रह गया और मैं यहाँ आ गया। तो घर से जिसके साथ लगा हुआ होगा उसी को हम आपादान कारक कहेंगे और उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी करेंगे। आइए आगे देखते हैं। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। जैसे वृक्षात पत्रम पतते, इसका हिंदी होगा वृक्ष से पत्ता गिरता है। जैसे वृक्ष स्टैंडिंग मोड में रह गया और पत्ता है जो नीचे गिर जाता है, इसलिए वृक्ष से, इसलिए यहाँ पे वृक्षात लगाया गया है, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पत्र वृक्ष से अलग होता है, अतः वृक्ष आपादान कारक है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं आगे। यह है जल चक्रम, जो आपके पुस्तक में तस्वीर दिया हुआ है। इस तस्वीर को ध्यान से देख लें, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। लिख रहा है जलम विना न कोअपि जीवः जीवति, जल के बिना कोई भी जीव नहीं जीता है, यानी कोई भी जीव बिना जल के नहीं जीवित रह सकता। अतः जलम जीवनम अस्ति, इसलिए जल जीवन है। ऐसा धरा जलेन समृद्धः अस्ति, यह जो धरती है वह जल से या जल के द्वारा समृद्ध है, यानी जल से भरी पड़ी है। अत्र जलेन पूरिताः कूपाः तडागाः नद्यः समुद्राः आदयः जलाशयाः सन्ति। यहाँ अत्र मतलब यहाँ, जलेना पूरिता यानी यहाँ जल से भरे हुए कूपा यानी कुआं, तालाबें, नदियाँ, समुद्र आदि जलाशय हैं। ये जो भी चीज़ों का नाम बताया गया, जैसे कुआं, तालाब, नदी, समुद्र आदि, ये सब जो भी हैं वो जल से संबंध रखते हैं, इसलिए इसे जलाशय कहा गया है और ये सब जल से भरे हुए होते हैं। सूर्यस्य किरणः जलाशयानां जलम उष्णं भवति, सूर्यस्य किरणः यानी सूर्य के किरणों के द्वारा, यहाँ पे साथियों हम लोग ध्यान देंगे, सूर्यस्य यानी सूर्य के, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी हुई है संबंध कारक, और किरणः यानी किरणों से या किरणों के द्वारा, तो यहाँ तृतीया विभक्ति लगी हुई है करण कारक। और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं आपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में। तो यहाँ पे जो भी रेड मार्क से इंगित किया गया है वह सब के सब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अपादान कारक है। आइए आगे देखते हैं। सूर्य के किरणों के द्वारा जलाशयानाम जलम उष्णम भवति, यानी जलाशयों का जल गर्म होता है। उष्णम जलम वाष्प रूपेण परिणतम भवति, उष्णम जलम यानी गर्म जल वाष्प के रूप में, भाप के रूप में परिवर्तित होता है। तद वाष्पम, और वह वाष्प जो गर्म होता है, भाप जो बन जाता है, वह वाष्प तडागेभ्यः नदीभ्यः समुद्रादिभ्यः च उपरि गच्छति, यानी तडागेभ्यः तालाबों से, नदीभ्यः नदियों से, समुद्रादिभ्यः समुद्र आदि जलाशयों से, च उपरि गच्छति ऊपर जाता है। तद वाष्पम मेघः इति कथ्यते, वह वाष्प मेघ कहलाता है, यानी वही वाष्प जो समुद्र से, नदी से और तालाब से वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, वही वाष्प बादल कहलाता है। मेघः उपरि उपरि गच्छति, बादल ऊपर ऊपर जाता है।
जब हम लोग देखते हैं साथियों बरसात के दिनों में कि काला बादल हवा में उड़ रहा है, जो कि हमारे ऊपर हमारे छत के ऊपर, सिर के ऊपर उड़ता जाता है, वही होता है बादल। और उसी के बारे में लिख रहा है, मेघः उपरि उपरि गच्छते, यानी बादल ऊपर ऊपर जाता है। यदा एषः मेघः शीतलः भवति, जब यह बादल ठंडा होता है, तदा सः वर्षति, तब वह बरसता है, यानी वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आता है। वर्षा जलेन सर्वे जलाशयाः पूरिताः भवन्ति, और वर्षा के जल से सभी जलाशय पूरी तरह से भर जाते हैं। एवं जलाशयेभ्यः मेघः, मेघात् वर्षाः, वर्षाभ्यः पुनः जलाशयः इति एतत् जल चक्रम कथ्यते। इस प्रकार जलाशयेभ्यः मेघः, यानी जलाशयों से बादल, मेघात् वर्षा, बादल से वर्षा, और वर्षाभ्यः पुनः जलाशय है, और वर्षा से पुनः जलाशय में, इति एतत् जल चक्रम कथ्यते, यही जल चक्र कहलाता है। तो छात्रों, जिस प्रकार से इस तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं कि सूरज के किरणों से समुद्र आदि का पानी है जो बाष्प बन करके ऊपर जा रहा है, और इस तरफ देख रहे हैं लेफ्ट साइड हम लोग कि फिर बादल जब ठंडा होता है तो बरसता है और पेड़ पौधों को हरा भरा रखता है, इस तरह से। और फिर जब जल नीचे आता है तो फिर बाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है और ठंडा होने पर नीचे आता है और गिरता है। इसे ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है, इन वाक्यों को भी देखें। तो आइए इन वाक्यों को देखते हैं। वृक्षात् पत्रम पतते, यानी पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, दो वृक्षों से या दो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो फर्स्ट लाइन का है वृक्षात् पत्रम पतति, यह आपादान कारक का पंचमी विभक्ति का एक वचन है। सेकंड लाइन का जो है वह वृक्षाभ्याम, यह द्विवचन का प्रयोग किया गया यहाँ पे। और जो थर्ड लाइन है यहाँ लिखा हुआ वृक्षेभ्यः पुष्पाणि पतन्ति, यहाँ वृक्षेभ्यः बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा वृक्षेभ्यः पुष्पाणि पतन्ति, यानी पेड़ों से फूल गिरते हैं। पेड़ भी बहुत सारा, फूल भी बहुत सारा। अब आते हैं राइट साइड। एतस्याः शाखायाः किं पतति, इस शाखा से क्या गिरता है, एक वचन में है। यहाँ पे जवाब दिया गया है इसका, एतस्याः शाखायाः फलं पतति, यानी इस शाखा से फल गिरता है। फिर है वानरः शाखाभ्यः अनेकानि फलानि नयन्ति, यानी वानर लोग, बंदर, वानरें शाखाओं से अनेकों फल लाते हैं। फिर लास्ट में है, अहम मोटरयानेन गृहात् विद्यालयं गच्छामि, यानी मैं मोटर गाड़ी से, मोटरयान से, घर से विद्यालयं गच्छामि, विद्यालय जाता हूँ। मैं मोटर यान से, घर से विद्यालय जाता हूँ। कहने का मतलब यहाँ मोटर यान से और घर से दोनों में से लगा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना है छात्रों कि मोटर यानेन, यानी हम एक गाड़ी में बैठ करके, गाड़ी के द्वारा जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं। और दूसरा जो गृहात है, यहाँ आपादान है, अलगाववादिता है, क्योंकि घर से, घर अपने जगह पे रह गया, वो मेरे साथ नहीं आया, और मैं घर से विद्यालय आया हूँ। तो इस प्रकार से आपादान कारक और करण कारक में अंतर होता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपका 9वां अध्याय संपन्न हुआ। अगर यह आपको समझ में आया तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।